बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक और नेम रिएक्शन की बात करेंगे और ये नेम रिएक्शन है परकन रिएक्शन। परकन रिएक्शन भी एल्डोल टाइप बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। उनमें से एक रिएक्टेंट जो है वो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होती है और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो एसिड एनहाइड्राइड है। और इस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है वो एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और अभी मैंने बात की कि ये रिएक्शन बेस कैटलाइज्ड होता है, तो जनरली जो बेस यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन में वो कॉरस्पॉन्डिंग टू एसिड एनहाइड्राइड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका कोई अल्कली साल्ट होता है। मसलन इस बात का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे रिएक्शन में अगर हम जो एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो बेस यूज़ करेंगे वो सोडियम एसीटेट करेंगे। यानी एसिटिक एनहाइड्राइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिटिक एसिड है और उसका सोडियम साल्ट सोडियम एसीटेट होगा। लेकिन इसके अलावा और तरह के बेसिस जो हैं वो भी यूज़ करने की ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे चंद एक और बेसिस जो इस रिएक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, हम क्विनोलिन यूज़ कर सकते हैं, हम पिरिडीन यूज़ कर सकते हैं, हम ट्राईएथैलामीन यूज़ कर सकते हैं एट्सेट्रा। लेकिन जनरली जो बेस यूज़ किया जाता है वो उसी एनहाइड्राइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका कोई अल्कली साल्ट जो है वो हम बेस के तौर पे यानी वीक बेस जो है वो एम्प्लॉय किया जाता है इस रिएक्शन के अंदर। सो एक दफ़ा फिर से ये जितनी बातें की हैं उनको मैं समेटता हूँ कि परकन रिएक्शन जो है इसके अंदर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एसिड एनहाइड्राइड ये बेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। मिसाल के तौर पे ये जो गिवन एग्जांपल है इसमें आप देखें कि ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने यूज़ की हुई है और कीप इन माइंड के जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होती हैं ये इनोलाइजेबल नहीं होती चूँकि इनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। सो ये चूँकि इस रिएक्शन के अंदर भी बेसिक केमिस्ट्री जो इन्वॉल्व होती है वो इनोलाइजेशन होती है, तो आप याद रखें कि इनोलाइजेशन जो है वो एनहाइड्राइड की तरफ होगी क्योंकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उसमें इनोलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती जस्ट बिकॉज एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये रिएक्ट करती है आप देखें इस एनहाइड्राइड के साथ और ये बेस जो है वो हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। और जो फाइनल प्रोडक्ट आती है इस रिएक्शन के अंदर वो ये वाली है, आप इस पे गौर करें, ये एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो ये समरी है जी परकन रिएक्शन की। इसमें आपने देखा कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड जो उन्होंने बेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपस में रिएक्ट किया और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास ऑब्टेन हुए। अब हम थोड़ी ये बात कर लेते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड करता है, यानी इसकी मैकेनिज़्म जो है वो क्या होती है। सो अब हम इस तरफ मूव करते हैं। ये पूरी डिटेल्ड मैकेनिज़्म है इस रिएक्शन की कि किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। आप इस पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गौर करते जाएं रिएक्शन के ऊपर, मैकेनिज़्म के ऊपर, तो आपको समझ आती जाएगी कि रिएक्शन किस तरह से होता है। आप देखें सबसे पहले इसमें ये होता है कि जो बेस कैटलिस्ट है वो सबसे पहले ये करेगा कि एनहाइड्राइड में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा जिसके नतीजे में कार्बेनाइन पैदा होगा। ये फर्स्ट स्टेप होगा इस रिएक्शन में, यानी सबसे पहले बेस जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेस एनहाइड्राइड जो है गिव्स द कार्बेनाइन और फिर ये कार्बेनाइन जो है और इस कार्बेनाइन के मतलब भी आप समझ सकते हैं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यानी इनोलेटाइन बनाने की सलाहियत इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। इनोलेटाइन ही का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये। तो ये कार्बेनाइन अब जो होगा ये अटैक करेगा एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, यानी न्यूक्लियोफिलिक इस तरह से रिएक्शन होते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन के एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और इस अटैक के नतीजे में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। आप उस पर गौर कर सकते हैं, ये इंटरमीडिएट आपको बना हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, यानी जो इंटरमीडिएट आपको इस रिएक्शन में नज़र आएगा वो आप यहाँ पे ये वाला इंटरमीडिएट देख सकते हैं। और फिर इस इंटरमीडिएट में से प्रोटॉन निकलेगा और उस यानी प्रोटॉन एलिमिनेशन होगी और उसके नतीजे में यानी जब प्रोटॉन जो है ये निकल जाएगा इसमें से, इस इंटरमीडिएट में से, तो उसके नतीजे में आपके पास एक
अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड जो है वो ऑब्टेन होगा। और फाइनली ये अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड जो है इसमें से इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और इस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये फाइनल प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। सो आप स्टार्ट से ये वाली बात देख सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यानी सबसे पहले आप देखें कि जो एसिड एनहाइड्राइड है बेस उसमें से प्रोटॉन खींचेगा और प्रोटॉन खींचने के नतीजे में ये आपके पास जो है वो कार्बेनाइन बन जाएगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी कि इसका ये इनोलेट आइन है। और फिर ये इनोलेट आइन जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के आप इसी स्टेप में देख सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और फिर कुछ स्टेप्स के नतीजे में आपके पास ये वाला इंटरमीडिएट आ गया। और फिर इस इंटरमीडिएट में से जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है तो उस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के नतीजे में ये आपके पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड ऑब्टेन हुआ। और फिर इस एनहाइड्राइड के जो अगले 2-3 स्टेप्स हैं इसमें आप देखें कि इस एनहाइड्राइड की जो है वो हाइड्रोलिसिस हुई और उस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये वाली फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है जो कि एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो इस तरह से ये परकन रिएक्शन प्रोसीड करता है जिसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जिनको हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। यानी सबसे पहले इनोलाइजेशन होती है एसिटिक एनहाइड्राइड की और फिर वो जो इनोलाइज्ड फॉर्म है एनहाइड्राइड की वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करती है वो। और फिर प्रोटॉन निकलता है उस इंटरमीडिएट में से। प्रोटॉन निकलने के नतीजे में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड ऑब्टेन होता है और फिर फाइनली उस एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस होती है और उस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है जो इस रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट होती है। अच्छा, और थोड़ा ये आप इस बात जो है वो ध्यान में रखें इस तरह के रिएक्शन के मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट परकन रिएक्शन के अंदर ऑब्टेन होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इसका ई और जी दोनों आइसोमर का मिक्सचर जो है वो ऑब्टेन होता है इस रिएक्शन में। मैं रिपीट करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ कि चूँकि ये रिएक्शन जो है इसके अंदर फाइनली जो है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है तो चूँकि डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है तो हम इसमें सिस ट्रांस या ईजी नोमेनक्लेचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास मिक्सचर ऑब्टेन होता है ई और जी आइसोमर का, लेकिन मोस्टली ई आइसोमर जो है वो प्रेफर्ड प्रोडक्ट होती है परकन रिएक्शन के अंदर। मैं रिपीट करता हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होती है इस रिएक्शन के अंदर जनरली उसमें ई और जी का मिक्सचर जो है वो ऑब्टेन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ई आइसोमर जो है वो प्रेफर्ड प्रोडक्ट होती है इस रिएक्शन के अंदर। फाइनली हम कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं परकन रिएक्शन की। ये जितने भी एग्जांपल जो हैं वो गिवन है इन सारों के अंदर परकन रिएक्शन जो है वो हुआ है। पहला रिएक्शन आप देखें इसमें हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया हुआ है, आप इस पर गौर कर सकते हैं। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसको रिएक्ट करवाया हुआ है फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और हमने इसमें एसिटिक एसिड का जो पोटाशियम साल्ट है उसको कैटलिस्ट के तौर पे अब यूज़ किया हुआ है इस रिएक्शन के अंदर। पहला रिएक्शन जो है उसमें हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया हुआ है यूजिंग पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में वो एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इस पर गौर कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन जो है उसमें भी हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया हुआ है यानी पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड हमने यूज़ किया हुआ है और एनहाइड्राइड हमने यूज़ किया हुआ है। इस दफ़ा एसिटिक एसिड से एक कार्बन जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा है, आप इस पर गौर कर सकते हैं। और जो हमने सोडियम साल्ट यूज़ किया हुआ है एसिटिक एसिड का उसी एनहाइड्राइड के कॉरिस्पॉन्डिंग है, ये वाली बात भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगेन जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन हुई है वो एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह से जो तीसरा रिएक्शन है उस पर आप गौर करें, इस पर हमने अगेन जो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो हमने ली हुई है और उसको हमने रिएक्ट करवाया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यूजिंग सोडियम एसीटेट। अब जो प्रोडक्ट नज़र आ रही है वो आपको लग रहा है कि वो तो अल्फ़ा बीटा जो है वो एक लैक्टोन है। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बेसिकली जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी वो अल्फ़ा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगी, लेकिन उस अल्फ़ा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड के नेबर के अंदर चूँकि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी मौजूद है
तो फिर कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ये आपस में रिएक्ट करेंगे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा, यानी उस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नतीजे में ये फाइनल लैक्टोन आपके पास ऑब्टेन होगी। अगर ये वाली बात आपको यहाँ पे समझना जो है वो मुश्किल हो रहा है, तो आप यूँ समझ रहे हैं कि होगा ये कि आपके पास बेसिकली इस जगह पे, यानी आप यूँ समझ लें, मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ पे हो जाए, अगर तो जगह थोड़ी सी कम है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ड्रा हो रहा, जगह थोड़ी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा बेसिकली इस जगह, यहाँ से इस जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन उसके नेबर में चूँकि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल के साथ, और उसके नतीजे में यानी ये इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन होगी, और इस इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन के नतीजे में ये फाइनल प्रोडक्ट जो एक साइक्लिक एस्टर है जिसको हम लैक्टोन कहते हैं, सो फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन ऑब्टेन होगी। तो ये कुछ बातें थी जी परकन रिएक्शन के